कृषि और खेतीहर समाज, एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर जो है वो दो शब्दों एग्रोस तथा कल्चर से बना है। एग्रोस और कल्चर। एग्रोस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एग्रोस का क्या अर्थ होता है, भूमि, और कल्चर का क्या अर्थ होता है, जुताई। इस प्रकार कृषि यानी एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि की जुताई। यद्यपि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्य भी आते हैं। पशुओं को पालना, बाग बागवानी, मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी, लेकिन सिंधु घाटी संस्कृति विशेषकर कांस्य युग से कृषि में नियोजित विकास देखने को मिलता है। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मिस्र की जो नील नदी है वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले थी। तो सिंधु नदी जो है वो नील नदी की अपेक्षा अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी। इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी, जिससे पैदावार बढ़ जाती थी। जमीन उपजाऊ होता है। नदी जो है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ले आता है, इससे पैदावार बढ़ता है। तो सिंधु नदी ज़्यादा पैदावार मिट्टी ला करके मैदानों में छोड़ती थी, जिससे यहाँ पैदावार बढ़ जाती थी। हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिला है। यहाँ ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि किस काल में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो हड़प्पा काल में। और कहाँ पर, तो राजस्थान में। हड़प्पा वासी शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। किस चीज़ के हल का प्रयोग करते थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं है। अब ये पता नहीं है कि इसको आदमी खींचते थे या बैल खींचते थे, इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसिए का प्रयोग होता था। नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। नहरों और नालों का प्रयोग होता था कि नहीं, नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। मैंने इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि लोग नहर का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, अनाज आदि पैदा करते थे। ये प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। तो अब ये प्रश्न आ जाएगा कि सिंधु घाटी के लोग किस तरह का फसल पैदा करते थे, कौन कौन सा फसल पैदा करते थे। तो गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर आदि। वे दो किस्म की गेहूं और जौ उपजाते थे। वनमाली में मिला जौ उत्तम किस्म का है। इसके अलावा तिल और सरसों भी उपजाते थे। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है, यानी कि सब जगह एक समान विकास नहीं हुआ था। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व से ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में शायद कालीबंगा में भी अनाज के बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसान से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था।
पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए अनाज को कोठारी में जमा करते थे। यह बात मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से हम कह सकते हैं कि जहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था। मजदूरी में जौ दिया जाता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों का है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उत्पन्न हुआ है। कपास का सब पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का है। क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। यहाँ प्रश्न ये हो सकता है कि कहाँ के लोग सिंधु क्षेत्र को सिंडन कहने लगे? तो यूनान के लोग। या ये भी हो सकता है कि सिंडन शब्द का प्रयोग किस शब्द के बदले में किया गया? तो सिंधु। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जहां विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, वहीं भारत की कुल 51% भाग कृषि योग्य है। पूरा विश्व का जो जमीन है, भूमि है, उसका 11% ही कृषि के लायक है, जिसमें से भारत का जो भूमि है उसका 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 35% योगदान कृषि से है। भारत के पास विशाल स्थल क्षेत्र, उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है, परंतु कृषि का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों स्तर पर प्रत्येक वर्ष अनिश्चित रहता है। कृषक अंतिम समय तक अपने फसल के उत्पादन के लिए निश्चिंत नहीं रहते हैं। कृषि जो है वो वर्षा पर, मौसम पर निर्भर रहती है, इसलिए अंत समय तक फसल के उत्पादन के लिए कोई निश्चिंत नहीं रहता है। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, आधुनिक तकनीकी की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी आदि के कारण आज़ादी के पहले एवं आज़ादी के तुरंत बाद श्रम की तुलना में उत्पादन काफ़ी कम था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयास से उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। भारत एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। इस राज्य का लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है और राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि ही है। और बिहार राज्य की 70% भूमि कृषि योग्य है, जिसमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं। वास्तव में कृषि उनका जीवन पद्धति बन गई है। बिहार में कृषि की महत्ता के अनेक कारण हैं। इसका अधिकांश मैदानी भाग कृषि योग्य है तथा सदियों से यह कृषि से संबंधित रहा है। कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीक से परिचित न होना इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अतः अब भी बिहार में कृषि अधिकांशतः पुराने ही तरीके से किया जाता है। अभी भी काफ़ी हद तक पुराना तरीका ही कृषि के लिए उपयोग में हो रहा है। कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ, अनुपस्थित भू स्वामित्व, सिंचाई की कमी, छोटे और बिखरे खेत, अपर्याप्त रासायनिक खाद के प्रयोग, खेती के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और खेती पिछड़ी अवस्था में है। मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि मानसून के साथ जुआ
गया है। तो यहाँ की कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर करती है, इसीलिए यहाँ की कृषि को मानसून के साथ कभी कम पानी पड़ेगा, कभी ज़्यादा पड़ेगा, कभी ठीक पड़ेगा। तो ये जो कृषि है वो एक जुआ की तरह है, मानसून के साथ जुआ। कृषि विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण किसानों को फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। इन्हीं कारणों से बिहार की किसानों की दशा दयनीय है। वे अपने खेतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों में आजीविका के लिए शरण लेने को बाध्य हैं। बिहार की कृषि गण निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई जाती है। वर्ष में 4 फसलें बोई जाती हैं, जैसे भदई फसलें। ये भदई फसलें जो है मई जून में बोया जाता है और अगस्त से सितंबर में काट लिया जाता है। भदई फसलें में कौन कौन आता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ इत्यादि इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ इत्यादि। भदई फसलें। फिर हो गया अगहनी फसलें। अगहनी फसलें, इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में ये काटा जाता है, तैयार हो जाता है। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तेल, सब्जी, मकई, कपास, पटसन इत्यादि इसकी मुख्य फसलें हैं। भदई फसलें, अगहनी फसलें और रबी फसलें, ये वसंत ऋतु की फसल है। रबी फसल जो है वसंत ऋतु की है, जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा ये मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है। इन फसलों के उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ सर्वप्रमुख रबी फसल है। गेहूं के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि का भी बड़े पैमाने पर उपजाई जाती है। तो बिहार में 4 तरह की फसलें उपजाई जाती हैं: भदई फसलें, अगहनी फसलें, रबी फसलें और गर्मा फसलें। गर्मा फसल ग्रीष्मकालीन फसल है, जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ नियमित सिंचाई की व्यवस्था है। इनकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जून के महीने में होती है। गर्मा फसल जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और इसे जून के महीने में काटा जाता है। ग्रीष्मकालीन धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां एवं प्याज इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। तो इस तरह से 4 तरह का फसल हुआ। अब बिहार में फसलों की विविधता। फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जाता है: खाद्य फसल, व्यावसायिक फसल, पेय फसल, रेशेदार फसल, फल और मसाले। खाद्य फसल के अंतर्गत धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा जो खाने मुख्य रूप से खाने के लिए यूज होता है, और नगदी फसलें जिसको बेच करके व्यापारी जो हैं उनको मुनाफा ज़्यादा होता है। इसके अंतर्गत गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तेलहन, दलहन, लाल मिर्च, मसाले इत्यादि आते हैं। पेय फसलें, पेय यानी पीने योग्य, तो इसके अंतर्गत चाय आती है। तो बिहार में ये किशनगंज में अभी इसकी खेती की जाने लगी है, जिसकी मांग विदेशों तक भी है। रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें में कपास, जूट और रेशम इत्यादि आते हैं। फल में आम, केला, लीची, अमरूद इत्यादि। लीची जो है वो मुजफ्फरपुर में खास करके मिलता है। हाजीपुर का केला। इसी तरह से अलग अलग फसल का अलग अलग फल का अलग अलग जगह के नाम से बहुत मशहूर है। मसाले, लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि भी बिहार में उगाया जाता है। चावल या धान, चावल या धान, चावल बिहार की सर्वप्रमुख फसल है।